नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डी ट्रिपल एस पी का। ये है आपका जो था आपका डी ट्रिपल एस पी का ग्रेड सेकंड का पेपर जो आपका कंडक्ट हुआ था 18 जुलाई 2019 को, और ये शिफ्ट थी आपकी फर्स्ट। ठीक है, तो इस शिफ्ट में जो 40 क्वेश्चन आए थे आपके जनरल अवेयरनेस के, तो वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, और जिससे क्या होगा, आपके जो भी आने वाला एग्ज़ाम है ये डी ट्रिपल एस पी का ग्रेड सेकंड का, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सा खेल हमेशा एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है? ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जिसमें प्रत्येक मैच में दोनों तरफ एक से अधिक खिलाड़ी ने खेला है। तो इसमें जो शतरंज होता है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा एक ही खिलाड़ी के बीच ही खेला जाता है। इसमें कोई सा भी ऐसा टूर्नामेंट आज तक नहीं हुआ कि एक टीम में दो खिलाड़ी हो गए हों। एक टीम में केवल एक ही खिलाड़ी खेलता है। ठीक है, यहाँ दे भी रखा है इसका एक्सप्लेनेशन कि शतरंज खेल सदैव एक खिलाड़ी द्वारा ही खेला जाता है। शतरंज का बोर्ड 64 खानों का यानी कि 8x8 का होता है, जिसमें 32 सफ़ेद और 32 काले खाने होते हैं, और प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहरें होती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि स्नैपचैट, व्हाट्सएप और आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की साइबर दुनिया में LOL को व्यापक रूप से निम्नलिखित में से किस अर्थ में स्वीकार किया गया है? तो LOL का मतलब बताना है आपको कि आप सोशल साइट्स पे जब LOL लिखते हो किसी को मैसेज में, तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर बी, लाफिंग आउट लाउड। ठीक है, लाफिंग आउट लाउड। ठीक है, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की साइबर दुनिया में LOL को व्यापक रूप से लाफिंग आउट लाउड के अर्थ में स्वीकार किया गया है जब कोई चीज़ बहुत मज़ेदार लगती है और व्यक्ति ज़ोर से हंसना चाहता है, तो LOL का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार सफ़ेद हाथी ऐरावत इनमें से किस देवता की सवारी है? तो सफ़ेद हाथी ऐरावत जो था इंद्र देवता की, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है कि लैटिन भाषा का एक आदर्श वाक्य है डॉक्ट्रिना बिम प्रोमेट इंस्टिंस इंस्टिसम। ठीक है, डॉक्ट्रिना बिम प्रोम्बेट इंस्टिसम, जिसका अर्थ है शिक्षा जन्मजात प्रतिभा को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का एक आदर्श वाक्य है? तो आपको बताना कि ये जो है ये किस यूनिवर्सिटी का आदर्श वाक्य बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास विश्वविद्यालय का ये आपका आदर्श वाक्य है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये जो दूसरी जो ऑप्शन दे रखे हैं यूनिवर्सिटी के, इनके जो क्या कहते हैं आदर्श वाक्य वो भी देख लेने हैं। ठीक है, जब आप पेपर देना चाहो तो डॉक्ट्रिना बिम प्रोम्बेट इंस्टम वाक्य मद्रास विश्वविद्यालय का एक आदर्श वाक्य है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? आपकी 1857 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि निम्न में से उस कंपनी का नाम बताइए जो वर्तमान में आलू की एक विशिष्ट किस्म के बढ़ने पर गुजरात के किसानों के साथ मुकदमे लड़ रही है। कंपनी का दावा है कि उस प्रकार के आलू के लिए उसके पास विशेष पौधों की विविध सुरक्षा यानी कि PVP मौजूद है, यानी कि उस तरह के जो पौधे हैं उनको केवल वही कंपनी उगा सकती है, या फिर मतलब उनके पास विशेषाधिकार है, उनको अदर उनके अलावा और कोई नहीं उगा सकता। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिको।
बट ये उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं बनता है, क्योंकि करंट जो अभी चल रहा है तो उस हिसाब से आएगा। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। बोलता है कि पेप्सिको कंपनी ने गुजरात में के किसानों पर मुकदमा किया था, क्योंकि वे FL2027, जिसे अक्सर FC5 कहा जाता है, किस्म के आलू उगा रहे थे। पेप्सिको का दावा है कि इस किस्म पर उनका विशेष अधिकार है क्योंकि वे इसका उपयोग अपने लेज़ चिप्स बनाने में करते हैं। जो लेज़ आपका पैकेट आता है ना 10-5 रुपए का, तो उसके जो चिप्स बनते हैं वो इस आलू की किस्म के बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोलता है कि IIT मद्रास द्वारा बनाई गई उस एकीकृत स्क्रिप्ट का नाम क्या है जो 9 भारतीय भाषाओं को जोड़ने और एकीकृत करने के लिए बहुभाषी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR व्यवस्था का इस्तेमाल करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा भारती, ठीक है। क्या दे रखा है, यहाँ बोलता है कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित उस एकीकृत लिपि का नाम भारती है, जिसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को जोड़ना है। भारत में कई भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, जिससे उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। इसमें समर्थित भाषाओं की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उस भारतीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसके शोधकर्ताओं ने ग्राफीन क्वांटम डॉट्स का उपयोग करके एक अल्ट्रासाउंडनेस क्वांटम थर्मामीटर विकसित किया है। यह थर्मामीटर तापमान में हर मिनट यानी कि माइक्रो केल्विन होने वाले परिवर्तन को माप सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने इस तरह का एक थर्मामीटर विकसित किया है, ठीक है। यहाँ बता रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन क्वांटम डॉट्स का उपयोग करके अल्ट्रा सेंसिटिव क्वांटम थर्मामीटर विकसित किया है। यह थर्मामीटर तापमान में होने वाले बहुत ही सूक्ष्म बदलावों, यहाँ तक कि माइक्रो केल्विन 10⁻⁶ केल्विन तक के परिवर्तन को भी सटीक रूप से माप सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। बोलता है कि निम्न में से किस राजनेता ने 9 बार मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा लोकसभा की सीट जीती है, 9 बार। और क्षेत्र कौन सा है आपका, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी, कमलनाथ जी जो हैं, इन्होंने आपके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के 9 बार ये यहाँ से जीते हैं, ठीक है, लोकसभा सीट जीती है इन्होंने। और ये क्या था, 2018 से लेकर 2019 तक के वहाँ के MP के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे हैं। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। बोलता है कि निम्नलिखित में से उस संत का नाम क्या है जिसका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और वे गौड़ीय वैष्णव नामक संप्रदाय से के संस्थापक हैं। तो ये हैं आपके चैतन्य महाप्रभु जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, और इनको भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, गौड़ीय वैष्णववाद संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में वर्तमान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम विशंबर यानी कि निमाई था, और चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का साक्षात अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। तो ये थे कनिष्क के, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कवि अश्वघोष कुषाण वंश के सबसे महान राजा कनिष्क के समकालीन थे, और अश्वघोष जो था कश्मीर कुंडलवन में आयोजित चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष थे। तो ये जो थे अश्वघोष जी कनिष्क के समकालीन थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है कि बिजनेस मैग्नेट और परोपकारी एडम जी पीर भॉय और उनके बेटे अब्दुल हुसैन पीर भॉय ने भारत में किस टॉय ट्रेन सेवा का निर्माण किया है।
तो ऑप्शन नंबर बी, नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन सेवा। ठीक है, तो इन्होंने नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन सेवा का निर्माण किया है। ठीक है, तो बिजनेस मैग्नेट और परोपकारी सर एडम जी पीर भाई और उनके बेटे अब्दुल हुसैन पीर भाई ने भारत की प्रसिद्ध नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन सेवा का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। बोलता है कि, एक सेकंड, बोलता है कि उस प्रसिद्ध मलयालम कवि का नाम क्या है जो एक कला के रूप में कथकली के पुनरुद्धार में सहायक थे, पुनरुद्धार में सहायक थे और उन्होंने कथकली कला के संरक्षण और शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध केरल कला मंडलम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये पूछ रहा है कि मलयालम कवि थे और कथकली के पुनरुद्धार में सहायक थे और कथकली के संरक्षण में और शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध केरल कला मंडलम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है इनका, बल्लथोल नारायण मेनन। ठीक है, यहाँ पे बता भी रखा है इन्होंने कि मलयालम साहित्य के महान कवि और कला प्रेमी जिन्होंने कथकली को एक वैश्विक पहचान दिलाई वे थे बल्लथोल नारायण मेनन, जिन्होंने 1930 में चेरुथुरुथी केरल में केरल कला मंडलम की स्थापना की और आज ये संस्थान दुनिया भर में शास्त्रीय कलाओं के प्रशिक्षण के लिए सबसे प्रतिष्ठित केंद्र माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है कि भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वहाँ पे दोनों सीटों पे इन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने वाराणसी की सीट को अपनाते हुए निम्नलिखित में से किस सीट का त्याग किया? तो ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा की सीट जो थी इन्होंने त्याग दी थी और ये बनारस और बड़ौदा दोनों जगह से लड़े थे और दोनों जगह से जीत हासिल इनको हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से वह कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर कर राज्य में लंबे समय से चलने वाले 6 साल के आंदोलन को समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी जी थे जिन्होंने क्या करा था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और ये इन्होंने करा था 15 अगस्त 1985 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यहाँ पूछ रहा TRAI नामक भारतीय नियामक संस्था का पूरा नाम क्या है? यानी कि आपको TRAI की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1997 को हुई थी और संसदीय कानून के तहत की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। बोलता है कि 1947 में भारत ने अपनी 7 सदस्यीय संविधान मसौदा समिति की नियुक्ति की और निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं था? तो एन गोपाल स्वामी भी थे, KM मुंशी भी थे, BK कृष्ण मेनन नहीं थे, DP खेतान भी थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सदस्य भी दे रखे हैं कि भारत की संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति का गठन किया था और संविधान सभा की मसौदा समिति के 7 सदस्य निम्न थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे इसके, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव जी थे जो BL मित्र की जगह ली थी इन्होंने, DP खेतान जी थे और इनकी जगह आए थे TT कृष्णाचारी की, इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह आपके DP खेतान आए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोलता है कि 1964 में कोठारी आयोग के नाम से जाने
जाने वाले भारत सरकार द्वारा गठित आयोग का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किसके ऊपर था? तो कोठारी आयोग का जो था वो शिक्षा सुधार पे था। ठीक है, ना ही बैंकिंग निजीकरण के सुधार पे था, ना ही वैवाहिक हिंदू विवाह अधिनियम के सुधार में था, और ना ही भूमि स्वामित्व सुधार में था। एजुकेशन पे इनका ध्यान था और ये 1964 में आया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। बोला कि अपराधियों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन भारतीय दंड संहिता 1910 की धारा 310 में परिभाषित है? तो ठगने की जो परिभाषा है वो आईपीसी 310 में आती है। ठीक है। ठग, डकैती, चोरी, ये सब। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। बोलता है कि विभिन्न प्रकार के कदाचारों के प्रति खिलाड़ियों को अनुशासित करने के लिए फुटबॉल मैचों में 2 प्रकार के कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसे वे खेल के दौरान शामिल करते हैं। वे कार्ड कौन से हैं? एक तो आपका होता है पीला कार्ड और एक होता है लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, येलो और रेड कार्ड। तो यहाँ इन्होंने बता भी रखा है कि पीला कार्ड और लाल कार्ड। लाल कार्ड का मतलब होता है कि खिलाड़ी को मैदान से बाहर करने के लिए, और पीला कार्ड आपको चेतावनी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो ये बनाया था इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में। ठीक है, जो 2012 में एशिया कप चल रहा था तब बनाया था। तो 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, और यह मैच जो था शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में एशिया कप के दौरान खेला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बोल रहा है कि कांचिता मार्टिनेज और अरांतसा सानेज को 2 दिग्गज महिला टेनिस स्टार हैं। ठीक है, यह दोनों निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आपको बताना कि ये दोनों जो टेनिस खिलाड़ी हैं, फीमेल जो खिलाड़ी हैं, कौन से देश की हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी स्पेन की हैं, स्पेन। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। बोल रहा है कि हडिम्बा मंदिर भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हडिम्बा जो थी आपके भीम, महाभारत वाले भीम जो थे उनकी पत्नी थी। ठीक है, यहाँ दे भी रखा है कि हडिम्बा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है, और मनाली के डुंगरी वन विहार नामक घने देवदार के जंगलों में स्थित है। यह मंदिर महाभारत के भीम की पत्नी हिडिम्बा को समर्पित है, और इसका निर्माण 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारतीय कला और शिल्प के संदर्भ में धुरी शब्द द्वारा निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाया गया है? आपको बताना है कि धुरी शब्द के द्वारा किस चीज़ को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कंबल, कालीन और गलीचा। तो कंबल, कालीन और गलीचा के द्वारा किस इनके द्वारा मतलब किस शब्द के द्वारा ये दर्शाए जा रहे हैं? धुरी के द्वारा। तो भारतीय कला और शिल्प के संदर्भ में धुरी शब्द पारंपरिक रूप से हाथ से बुने जाने वाले कंबल, कालीन और गलीचा आदि से संबंधित है। यह हथकरघा बुनाई और हस्तशिल्प से संबंधित भारतीय कला है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। बोलता है कि पैठनी साड़ियों की प्रसिद्ध लाइन शहर पैठण भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। पैठनी साड़ी की बात करेगा और पूछने लगेगा कि कोई कि कौन से स्टेट से संबंधित है, तो इसका सिंपल सा आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, पैठनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध पैठण शहर महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद इसका पुराना नाम, ठीक है, जिले में स्थित है। पैठण साड़ियों को महाराष्ट्र का महावस्त्र कहा जाता है। पैठण साड़ियों की मुख्य विशेषता है कि इन पर रेशम और सोने के जरिए से बनी हथकरघा कार्य के रूप में मोर, तोता, कमल आदि का रूपांकन होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोल रहा है कि प्रसिद्ध स्वर्ण सिंहासन जिसे चिनंदा सिंहासन या रत्न सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किस शाही राजवंश का सिंहासन है? तो आपको बताना है कि ये किस शाही राजवंश का शासन है। तो ऑप्शन नंबर ए वाडियार। ठीक है, वाडियार राजवंश का जो मैसूर में ये राज्य करते थे उनका था ये। ठीक है, वाडियार राजवंश मैसूर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है? तो धर्मशाला। शीतकालीन यानी कि जब वहाँ ठंड आती है, विंटर आते हैं, तो कौन सी राजधानी बनाते हैं वो? धर्मशाला को। और जब गर्मी आती है तो कौन सी राजधानी बनाते हैं? शिमला को। ठीक है, और ये इन्होंने करा था जनवरी 2017 में। ऐसा करा था कि ये शीतकालीन जो राज्य इन्होंने निर्धारित करी थी वो धर्मशाला, वो जनवरी 2017 में करी थी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। बोलता है कि नीचे दिए गए 4 पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक दर्रा राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में जो स्थित है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी हल्दी घाटी दर्रा। ठीक है, यहाँ इन्होंने जो और ऑप्शन है उनके बारे में भी दे रखा है। मालसेज घाट दर्रा जो है आपके महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर जिले की सीमा पर पश्चिमी घाट में स्थित है। नाने घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जो कोंकण तट को जुन्नर शहर से जोड़ता है। और आर्यन कब्बू दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हल्दी घाटी दर्रा, जो आपका राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। बोलता है कि एक कंपनी के मौजूद शेयरधारकों की संभावना को उनकी मौजूद होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। इसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपका आधिकारिक समस्या, राइट इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा कि जो मौजूद शेयरधारक हैं उनकी संभावनाओं को उनकी मौजूद होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। तो ये होगा आपका राइट्स इशू की बात होगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे बता भी रखा है, एक कंपनी के मौजूद शेयरधारकों की संभावना उनकी मौजूद होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाना आधिकारिक समस्या यानी कि राइट्स इशू के रूप में जाना जाता है। कंपनी इस माध्यम से अतिरिक्त पूंजी जुटाती है बिना मौजूदा शेयरधारकों के स्वामित्व को कम किए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। बोलता है कि वर्तमान समय तक हेल्थ ड्रिंक्स हॉर्लिक्स एक ग्लैक्सोस्मिथ लाइन जीएसके ब्रांड था। हाल ही में अधिग्रहण के बाद हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व आज किस कंपनी के पास है? तो हॉर्लिक्स का जो स्वामित्व है वो आज यूनिलीवर के पास है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये इन्होंने स्वामित्व कब लिया है इसका? 1 अप्रैल 2020 को। तो ये वैसे तो करंट अफेयर का सवाल है उस समय के हिसाब से। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, जानने में क्या ही दिक्कत हो रही है, जब इतना पढ़ लें तो ये भी पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। बोलता है कि उस भारतीय न्यायज्ञ और अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसने वी द नेशन द लास्ट डिकेट्स नामक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुस्तक द बेस्ट सेलर बुक लिखी है? तो क्या नाम है पुस्तक का? वी द नेशन द लास्ट डिकेट्स। तो ये है आपके नानी पालखीवाला, ऑप्शन नंबर बी। तो वी द नेशन द लास्ट डिकेट्स नामक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध भारतीय वकील, न्यायविद तथा अर्थशास्त्री नानी पालखीवाला हैं, ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। बोलता है कि निम्नलिखित चिकित्सा के संदर्भ में कंधे के पीछे फ्लैट त्रिकोणीय हड्डी को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया जाता है? तो इसको कहते हैं स्कापुला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्कापुला। कंधे के पीछे फ्लैट त्रिकोणीय हड्डी को स्कापुला कहा जाता है। इसे आमतौर पर शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। स्कापुला हांसली और ह्यूमरस के साथ मिलकर कंधे का जोड़ बनाती है और हाथ की गति के लिए स्थिरता प्रदान करती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। एडविन हबल विज्ञान के निम्नलिखित किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध हैं? तो ये थे आपके खगोल शास्त्री, मतलब ये खगोल शास्त्री हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के लिए ये फेमस है।
तो एडविन हबल खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हमारी गैलेक्सी के अलावा अन्य गैलेक्सियों की खोज की। इन्होंने डॉपलर सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार कोई गैलेक्सी पृथ्वी से जितनी दूर होती है, उससे अपने आने वाले प्रकाश का प्रभाव उतना ही अधिक होता है। ये बताया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। ऊष्मा प्रमेय को ऊष्मा प्रवैगिकी या फिर ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम के रूप में जाना जाता है। इसे बनाने वाले उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे रसायन विज्ञान के लिए 1920 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये थे आपके वेल्थर नेरस्ट वेल्थर नेरनेस्ट। ठीक है, तो जर्मन ये साइंटिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक वेल्थर नेरनेस्ट ने 1906 में नेरनेस्ट ऊष्मा प्रमेय प्रतिपादित किया था, जिसे ऊष्मा प्रवैगिकी के तीसरे नियम के रूप में जाना जाता है। इस योगदान के लिए वॉल्थर नेरनेस्ट को 1920 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। बोलता है कि निम्नलिखित में से उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसका समुद्री जहाज HMS वीगल द्वारा समुद्री रास्तों को खोजना उसकी प्रसिद्ध और स्थायी वैज्ञानिक खोजों की ओर ले गई? तो ये थे चार्ल्स डार्विन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, HMS वीगल द्वारा क्या करा था, समुद्री रास्तों की खोज करी थी, और ये थे आपके चार्ल्स डार्विन जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर बता रखा कि इन्होंने जहाज से अधिकतम जो खोजी गई यात्राएं थी 1931 से 1936 के मध्य में की थी। ज़्यादा जितनी भी इन्होंने यात्राएं करके खोजी की थी, तो इस टाइम पीरियड में ज़्यादा की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा बोल रहा है कि शोध पद्धति में उस नमूना सैंपलिंग तकनीक को क्या नाम दिया गया है जहां वर्तमान शोध प्रतिभागी स्वयं किसी परीक्षण या अध्ययन के लिए अन्य प्रतिभागियों को भर्ती करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, ये तो कुछ ही लोग कर पाए होंगे पेपर में भी। तो शोध पद्धति में नमूना सैंपलिंग तकनीक को स्नोबॉल सैंपलिंग कहा जाता है, जहां वर्तमान शोध प्रतिभागी स्वयं किसी परीक्षण या अध्ययन के लिए अन्य प्रतिभागियों को जोड़ते हैं। ये तो शायद ही कोई टीचर आंसर दे पाए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 35 का। 36 की बात करेंगे। अमेरिका की ओर जाने वाले जहाज में दो महान भारतीयों जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद के अचानक मिलने पर एक प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्था का निर्माण हुआ। इस संस्था को अब किस नाम से जाना जाता है? तो IISc बैंगलोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब शिकागो का 1963 में वो हुआ था, शिकागो वाला सम्मेलन, जिसमें 1893 में, तो जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, जो कि आपको पता ही है बहुत फेमस हुए थे उसके बाद। तो तब की बात है ये, यहाँ दे भी रखा है इन्होंने एक्सप्लेनेशन। 1893 में जापान से शिकागो अमेरिका जाते समय जहाज़ पर जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद की अचानक मुलाकात हुई। उस समय उनके आपसी बातचीत के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि बेंगलोर को स्थापित करने का निर्णय हुआ, और परिणाम स्वरूप भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलोर की स्थापना 1909 में कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा बोलता है कि अनुसंधान पद्धति में किसी विशेष विषय पर विचारों का पता लगाने के लिए एक छोटे से समूह के साथ एक खुला साक्षात्कार किया जाता है। यह प्रतिभागियों के विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी को उजागर करता है। इस प्रकार के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये होता है आपका फोकस समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन भी शायद ही कोई लगा पाया हो, मतलब तुक्का लगा दे हो किसी ने, बात अलग है, लेकिन करेक्ट अपने आप से जिसको पता हो, ऐसे लोग कम होंगे पेपर में जब ये पेपर हुआ होगा। यहाँ बता भी रखा है कि अनुसंधान पद्धति में किसी विशेष विषय पर विचारों का पता लगाने के लिए एक छोटे से समूह के साथ एक खुला साक्षात्कार किया जाता है। यह प्रतिभागियों के विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी को उजागर करता है। इस प्रकार के समूह को फोकस समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38
भारतीय वायुसेना के रखरखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा आंसर है नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और ये कहाँ यहाँ बता भी रखा है कि इसकी स्थापना 1950 में कानपुर में की गई थी, जिसे वर्ष 1964 में नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये नागपुर में है और इसकी स्थापना जब की गई थी 1950 में, ये कानपुर में था। ठीक है, बना कानपुर में था लेकिन प्रेजेंट में नागपुर में है। और इसमें कुल 7 कमान है, जिसमें से 5 परिचालन और 2 कार्यात्मक उद्देश्य से हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलता है कि भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका विशाखापट्टनम। तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का जो ईस्टर्न नौसेना जो कमांड का हेडक्वार्टर है वो आपका विशाखापट्टनम है। यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, पूर्वी नौसेना कमांड आपका विशाखापट्टनम, पश्चिमी नौसेना कमांड आपका मुंबई और दक्षिणी नौसेना कमांड आपका कोच्चि। ठीक है, और यह है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। बोलता है कि कर्नाटक के निम्नलिखित के शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, यानी कि आईआईटी, तो धारवाड़। और ये नई आईआईटीज़ में से एक आईआईटी बनी है, यानी कि जो अभी नई आईआईटीज़ बनी है कुछ, तो उनमें से ये भी एक नई आईआईटी में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यहाँ बोल रखा है कर्नाटक के धारवाड़ शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी स्थित है और इसकी स्थापना 2016 में की गई है, जुलाई 2016 में। तो एक नई आईआईटी है ये। ठीक है, तो ये थे आपके 18 जुलाई 2019 के शिफ्ट 1 के जीएस के जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो।